अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में राना हमज़ा मजी जोया एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि पिछले हमने शार्ट 1 मिनट की वीडियो में आपको बताया था कानून शहादत के मतलब कि आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। साथ हम CRPC भी कंटिन्यू रखेंगे, पाकिस्तान पिनल कोड भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारा क्रिमिनल ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो क्रिमिनल की बाकी बुक पर जो बुक होंगी मैं कहता हूँ कि उनको ख़त्म कर लें, क्योंकि जो ADPP और DDPP के एग्ज़ाम होते हैं और वो तकरीबन मोस्टली होते ही क्रिमिनल के अंदर से हैं। लीगल इंस्पेक्टर के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो जनाब, जैसा कि कानून शहादत आर्डर 1984, जहाँ पे वर्ड आर्डर आ जाता है ना, वो आर्डर पास करना होता है सदर पाकिस्तान ने, और जहाँ पे सेक्शन आ जाता है वो बिल पास या सेक्शन पास असम्बली ने करना होता है। तो ये 28 अक्टूबर 1984 को मार्ज़ वजूद में आया था। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। द फॉलोइंग आर्डर मेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द 30th मुहर्रम हराम हिजरी 1405 26 अक्टूबर 1984 इज़ हेयर पे पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि 26 अक्टूबर 1984 को इसे पब्लिश किया था, लेकिन नाफिजुल अमल अपना 28 अक्टूबर को हुआ था। Where it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। तो इधर बात थोड़ी सी समझने वाली, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, पहले इसका नाम था लॉ ऑफ एविडेंस और कानून शहादत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, बाकी सारे इसके अंदर आर्टिकल वही हैं। जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो अंग्रेज़ों का है और जो कानून शहादत है वो पाकिस्तान का है। तो इसमें जैसे कि कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे जहाँ पे एविडेंस कैसे होनी है, एविडेंस पे हलफ कैसे होना है, शरीयत आ जाएगी, कुरान आ जाएगा, सुन्ना आ जाएगा, उस लिहाज से। तो जनाब, इसको अब हम बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दूँ कि इसका इंट्रोडक्शन असल में है क्या। टाइटल ऑफ एन एक्ट, इसका स्टार्ट हम इधर से करते हैं, साथ में आपको अथॉरिटियाँ भी दूँगा। द टाइटल ऑफ दिस आर्डर कानून शहादत इज़ एन उर्दू और अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश फार्म ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, यानी लॉ ऑफ एविडेंस को कुरान और सुन्ना के मुताबिक के लिए उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, अरबिक में भी ट्रांसलेशन किया हुआ है। विच रिफ्लेक्ट्स इट्स ओरिएंटेशन। टाइटल इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट है, इसलिए। आगे एक अथॉरिटी है AIR 1970 1970 MAD मद्रास, पेज नंबर 212। When there is ambiguity and when an expression used by the legislature is capable of more than one meaning, it is permissible to the court to look at the title of the act in order to find out what was the object with which the legislature put the legislation upon the statute book, or what was the mischief which the legislature was out to remedy। तो ये है सिंपल, इसका एक छोटा सा टाइटल बताया है कि इसको कुरान सुन्ना के मुताबिक बनाया गया है कानून शहादत को, और फिर एक अथॉरिटी आपको बताई है। आगे जो अगला इसकी सेकंड हेडिंग है कानून शहादत के इंट्रोडक्शन की, लॉन्ग टाइटल मॉडर्न स्टैट्यूट्स contains both long title and sport title। The long title is set out at the head of the statute। जो long title होता है वो statute का कानून का head होता है, and gives fairly description of the general purpose of the act, यानी कि उसके अंदर fair चीज़ें बताई जाती हैं। It undoubtedly forms part of the act and very important part of it, यानी कि important part बताए जाते हैं। The long title no doubt indicates the main purpose of the enactment, but it cannot control the express cooperative part of the act।
इतने की आपको समझ आ गई होगी लॉन्ग टाइटल क्या है। अब इसकी एक अथॉरिटी है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 418 एंड 419। ये पीछे जो हमने पढ़ा है द लॉन्ग टाइटल नो डाउट, इधर से अथॉरिटी स्टार्ट होती है। पढ़ के फिर सुना देता हूँ। द लॉन्ग टाइटल नो डाउट इंडिकेट्स द मेन पर्पज ऑफ एन इनेक्टमेंट बट इट कैन नॉट कंट्रोल टू एक्सप्रेस कॉर्पोरेटिव पार्ट ऑफ द एक्ट। इट मे नॉट बी लुक्ड एट टू मोडिफाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेन मीनिंग, यानी इंटरप्रिटेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये अथॉरिटी है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 418 और 419। इसके फ़ौरन बाद एक अथॉरिटी और आ जाती है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 66। वेयर आर द वर्ड्स आर क्लियर एंड अनबिगुअस एड टू टाइटल कैन नॉट बी इन्वोक्ड। ये दो अथॉरिटियाँ हैं। आगे मेन थर्ड हेडिंग आती है जी शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? मॉडर्न स्टैट्यूट जनरली कंटेन अ सेक्शन इनैक्टिंग दैट द एक्ट में बी साइटेड बाय सम शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 28 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 lays down that an act of regulation may be cited by reference to the title or short title conferred thereon. These short titles, which are given for the sake of convenience, are the part of the act. The practice in Pakistan is to place the short title in the first section of the article। यानी पाकिस्तान में आसानी के लिए और जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में भी शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। आगे आ गया, इसके ऊपर एक अथॉरिटी आई है, केस लॉ है। आपको केस लॉ भी पढ़ के सुना देता हूँ, ये पाकिस्तानी केस लॉ भी नहीं है। Where it is clear that long title is useful guide in resolving an ambiguity, जहाँ पे कोई बहाम हो उसको रिजोल्व कैसे करना है। There are however no clear rule with regard to the use of the short title, जो कि short title में क्लियर तौर पे नहीं बताया गया होगा। Reference to long title or short title of statutes for the purpose of interpretation must anyways be secondary to reference to the enacting part, for the title may be colorless or the act may deal with subject not expressed in title। यानी कि जहाँ पे शॉर्ट टाइटल को अहमियत दी जाएगी उसके लिहाज से ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी का नाम क्या है? क्राइस CRAIES ऑन स्टेचू लॉज, पेज नंबर है 195। आगे जो असल स्टार्ट हो रहा है क्यों है, तो प्रीएम्बल इसका क्या है? प्रीएम्बल हेडिंग 4 है। प्रीएम्बल इज अ सर्टेनली अ पार्ट ऑफ द एक्ट। इब्तदाइया है। इट इज़ एलिमेंट्री टू से दैट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट बी गैदर्ड फॉर द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। इट इज़ only when there is ambiguity and when an expression used by the legislature is capable of more than one meaning, then it is permissible to court to look at the preamble। इसके ऊपर अथॉरिटी भी है AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 540। when there is a conflict between preamble and the provision of an act, the latter shall prevail। यानी preamble है कि इब्तदाइया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर अथॉरिटी भी है। फिर एक और अथॉरिटी आ जाती है AIR 1970 MYS, पेज 171। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन, यानी कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो होगा उसका जो कंपैरिजन होगा वो इस अथॉरिटी के तहत होगा। फिर आगे एक और अथॉरिटी आ जाती है अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, 1991 MLD, पेज नंबर 1637। आगे जनाब हम आ जाते हैं अगली हेडिंग पे। हेडिंग नंबर 5 है स्कोप द टैक्स काटन सीड के मतलब इसका क्या स्कोप है कानून शहादत का। इन द केस ऑफ लॉस इन वेट ड्यू टू evaporation of
Moisture and Sunshine adjudicating officer order for recovery of sales contended that he had wrongly and illegally been charged to sale tax along with additional tax just of loss in weight due to evaporation of moisture and sunshine without bringing any evidence of supply, where Qanun Shahadat 1984 was applicable in the sale tax proceedings within the range of 58% to 959% for the purpose of levy sale tax। यानी सेल टैक्स के हवाले से कितना वेट है, कितना किसी फसल का मॉइस्चर है, जो कुछ भी है, कितने परसेंट उसके ऊपर टैक्स होगा, जो भी उसकी कंडीशन होगी वो बताया गया है। इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी है, वे आर सेट असाइड बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल 1993 PTD पेज 206। फिर एक और अथॉरिटी है 2001 SCMR पेज 456 एंड एक और अथॉरिटी है 2003 PCTLR पेज 671। फिर एक और अथॉरिटी है 2006 PTD TRIB पेज 98। आगे है हेडिंग 6 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। It was observed that under the West Pakistan Family Court Act the provision of the Civil Procedure Code 1908 and Qanun Shahadat 1983 do not apply to the proceeding before family, यानी फैमिली कोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसके ऊपर अथॉरिटी भी है 2002 CLC 1748 पेज नंबर है। नंबर 7 मेन हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड वाज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ नैब तहसीलदार विद पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास एज देयर वाज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। द आइडेंटिफिकेशन परेड मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय मजिस्ट्रेट विद पावर ऑफ फर्स्ट क्लास। टू नोटेबल ऑफ द एरिया कुड इंस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अथॉरिटी है 2006 YLR पेज नंबर 2228। यानी आइडेंटिफिकेशन परेड किसने करनी होती है और कितने अरसे के अंदर होती है, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने करनी होती है। ठीक है, आगे आ जाता है 8 हेडिंग एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ओरल प्रूफ, नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। इस पर अथॉरिटी है PLJ 2004 लाहौर पेज 771। अथॉरिटी क्या है? Petitioner has produced no evidence, documentary or oral, to prove transfer of possession. Mere reliance of an unattested mutation is not proof of transfer of title. Petition dismissed। अगर कोई बंदा कोर्ट में प्रूफ साबित नहीं कर सकता, एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर सकता, कोर्ट उसका केस डिस्कस कर देगी, डिसमिस कर देगी, खारिज कर देगी। 9 हेडिंग है tainted evidence statues। One piece of tainted evidence cannot corroborate another place of tainted evidence। केस ला है PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 402। आगे मेन हेडिंग है 10 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नो ऑब्जेक्ट टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इफेक्ट व्हेन नेदर द एग्रीमेंट वाज एडमिटेड बाय द अदर पार्टी नॉर द ट्रायल कोर्ट और द लोअर एपील कोर्ट relied upon the same, even if no objection to admissibility of the document was taken, the court had power to examine its evidentiary value। PLD 2002 लाहौर पेज नंबर 48। जहाँ पे कोई भी समझ नहीं आ रहा, एविडेंस पे इधर आ रही है उधर हो रही है, कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं हो रहा, तो कोर्ट के पास अख्तियार आता है कि वो खुद एग्जामिन करके एविडेंटरी जो उसके अख्तियार आते हैं, वैल्यू है, उसके एडिशनल अख्तियारात हैं, उस पर वो फैसला सुना सकती है। आगे जी मेन हेडिंग 11 एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ। डॉक्यूमेंट की जो एग्जीक्यूशन का क्या प्रूफ है? वेयर प्लेंटिफ हैड प्रोड्यूस कन्विंसिंग एविडेंस टू substantiate execution of a document, there must be denial of defendant would not matter same without substantive same from the record। अथॉरिटी है 2004 SCMR पेज नंबर 1059। मेन हेडिंग 12 प्रोसीजर एंड पार्ट्स ऑफ कोर्ट। यानी कोर्ट का प्रोसीजर एंड पार्ट्स क्या हैं? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 थ्रू प्रोवाइडेड दैट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज एप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बट द रिगरस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग कोड एंड सो आल्सो
Entry crisis of the कानून शहादत 1984 could not be invoked by virtue of section 41 of the Arbitration Act 1940। ये एक 30 है 2008 YLR 1696। यानी कि अगर कोई सिविल केस हो रहा है तो कानून शहादत इन्वोक नहीं कर सकता, उस फैसले को आर्बिट्रेटर को रोक नहीं सकता। ये उस हवाले से 30 है। 12A है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कानून शहादत 1984 ऑन प्रोसीडिंग बिफोर डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स इंक्वायरी कमेटी ETC, यानी कि इंक्वायरी कमेटी होंगी, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स जो होंगे उसके हवाले से। ये कानून शहादत जस्ट क्रिमिनल में नहीं है, ये ना समझिएगा। ये कानून शहादत सिविल केसेस में भी एविडेंस इसी के तहत ही होती है, हर केसेस में एविडेंस इसी के तहत होती है। डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स like inquiry committee and department committee constituted statutorily by universities to probe genuineness or otherwise of a degree were bound by the principle of the कानून शहादत 1984 अथॉरिटी है 2014 SCMR पेज नंबर 45। यानी कि जो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल इंक्वायरी होगी, यूनिवर्सिटी की कोई इंक्वायरी होगी तो वो कानून शहादत के तहत होगी। आगे 13 मेन हेडिंग है विटनेसेस नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड ऑन अ फैक्ट इफेक्ट वेयर स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस went unrebutted and requestioned. Such statement as a matter of law and principle could be taken to be correct and admitted, which otherwise did not require any further proof। PLD 2002 पेशावर PESH पेज नंबर 21। यानी कि जब विटनेस क्रॉस रेफरेंस ऑन फैक्ट पे हो जाए और अदर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसको ठीक समझा जाएगा। आगे अगली जो इसकी मेन हेडिंग है स्पेशल ओथ क्या होता है। स्पेशल ओथ कोर्ट के आगे खड़ा होके हल्फ दिया जाता है, स्पेशल ओथ होता है। कोर्ट कैन डिसाइड द मैटर ऑन स्पेशल ओथ प्रोवाइडेड बोथ द पार्टीज आर एग्रीएबल। इन एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट कोर्ट कैन नॉट फोर्स एन अनराइटिंग अनविलिंग पार्टी फॉर डिसीजन ऑन स्पेशल ओथ। 30 है 2002 CLC 78। दोनों पार्टीज़ की मौजूदगी में कोर्ट क्या करेगी कि किसी अजाफी जो एडिशनल जो शख्स है उससे ओथ लेके केस का फैसला कर सकती है, लेकिन दोनों पार्टी की मौजूदगी में, किसी एक पार्टी की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। आगे है हेडिंग नंबर 15 फैमिली सेटलमेंट। द बोनाफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ फैमिली सेटलमेंट would be binding on the party and if the statement by the court of party is capable of receiving constable recognition for a long time, the right to assert under the agreement must not be subsequently allowed to be impeached and court may not reject the family settlement or technical ground। 30 या 2005 SCMR 564। यानी कि फैमिली सेटलमेंट भी हो सकती है, कोर्ट इसको इनकारी नहीं करेगी। कानून शहादत मेन और लास्ट 16 नंबर हेडिंग नंबर 16 कंट्राडिक्शन ऑफ विटनेसेस। इन केस द पार्टी सीक्स टू कंट्राडिक्ट द विटनेस बाय स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द writing can be proved be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradiction him। 2002 AC 137। लें जी, ये था हमारा लॉ ऑफ एविडेंस और कानून शहादत का इंट्रोडक्शन कि कानून शहादत असल में होता क्या है और कानून शहादत इन 16, 17, 18 जितनी भी हेडिंग हमने पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम इसके टोटल आर्टिकल हैं 166 हैं, इनके अंदर चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए पहले स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में कोई रेलिवेंट सेक्शन आता हुआ होगा तो उसको भी हम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसका हम पहला लेक्चर जो होगा आई थिंक वो होगा विटनेसेस के हवाले से होगा। आई थिंक मेरे पास लिखे हुए थे तो इस वक्त तो शायद बुक आगे पीछे है, मैं उसकी स्टडी करके बल्कि बुक मिल गई है। पहला जो हमारा टॉपिक होगा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस।
कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस क्या होती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से आर्टिकल इसको डील करते हैं उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और कौन कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट होता है और कौन सा विटनेस एविडेंस दे सकता है। आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 कानून शहादत आर्डर का पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आज ही अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।